Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. आज किन किन की फर्स्ट क्लास है? विप्लुति आपकी फर्स्ट क्लास है ना? Yes, sir. विभूति एंड ओके, टोटल कितने 6 हो रहे ना? तो ओके, विभूति आप कहाँ रहते हो? सर मैं भांडुप में। ओके, सो देखो ट्राई करना। वैसे तो तुमने 11th-12th पढ़ रखी है ना? मैं 12th पास आउट हो ना? Yes, sir. ओके, सो आई गेस समझ में आना चाहिए तुमको। सो क्योंकि अब Yes, sir. 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है टॉपिक, ठीक है? इसमें स्फेरिकल मिरर चल रहा था। सो नया लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? आई गेस लीनियर मैग्निफिकेशन तक हुआ था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तक हुआ था, है ना? हाँ सर। ओके, सो हमने कैसे निकाला था? हमने जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए से बी, तो हमने ए की इमेज बनाई थी और बी की इमेज मिरर फॉर्मूला लगा के हमने दोनों की इमेज की लोकेशन पता लगाई थी। फिर इमेज ऑफ बी माइनस इमेज ऑफ ए किया था, तो उससे हमें लेंथ मिल गई थी इमेज की। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, पता है ना? हाँ ऐसे सर। कहना है? हाँ सर। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ है 2 mm की। कल जो गिवन था उसकी तो मैंने 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ गिवन थी, है ना? 10 सेंटीमीटर होगा। इसकी ये ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ है 2 mm, ठीक है? हमें बताना है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, और ये यहां से है 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट यहां से, इसका सेंटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बता सकते हैं क्या? वैसे ही बनाएंगे जैसे उस क्वेश्चन की बताई थी। अगर वैसे ही बताएंगे तो अगर मुझे ए की इमेज बनानी है तो ए का यू कितना रखना पड़ेगा? ए से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? ये 30 सेंटीमीटर इसके बीच में से, तो ए से कितनी होगी? 29.9 सेंटीमीटर माइनस ये होगी ना? 1 mm कितना होता है? 1.10 सेंटीमीटर होता है ना 1 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm। अरे यस नो बोलो। तो 2 mm मतलब कितना होगा? हाँ सर। 0.2 सेंटीमीटर। सो ये ए की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी? 29.9। फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, तो बी तो वैसे हम निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। वैसे बी के लिए हम क्या करेंगे? u इसका होगा माइनस में 30 प्लस 1 सेंटीमीटर। f कितना होगा? f वही है -20 सेंटीमीटर, और b इसका मिरर फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे।
आंसर दोनों की इमेज पता लग जाएगी, इमेज ऑफ बी माइनस इमेज ऑफ बी ए करेंगे तो लेंथ मिलेगी। बट ऐसे करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा आप छोड़ दोगे, फिर मत करो, दूसरा करो। ऐसे ही का होता है ना जनरली। हाँ सर। तो फिर कैसे करेंगे देखो, तो इस ऐसे क्वेश्चन करने का, जैसे वो एक क्वेश्चन तो वो वाला था, वो तो आप ऐसे ही करोगे, वो वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही करोगे जिसमें कैलकुलेशन इजी थी। बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन टफ है, उसमें कैसे करेंगे देखो। देखो हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 by e plus 1 by u is equal to 1 by f, ये होता है मिरर फॉर्मूला। हाँ सर। ठीक है, हाँ अब सर। इसको डिफरेंशिएट करो। सो 1 by v का क्या होगा, minus 1 by v square du। 1 by u का क्या होगा, minus 1 by u square du। और f का 0, जो अपन dt टाइम के रिस्पेक्ट में कर लो, तो dt तो 0 में चला जाएगा, dt तो 0 में चला जाएगा ना। हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर। अब इसको इधर लेके जाओ, so minus 1 by v square dv is equal to 1 by u square du। so du इधर आ जाएगा, v square इधर चला जाएगा, तो v square इधर चला गया, माइनस भी इधर आ गया, तो dv by du क्या बना, माइनस v square by u square। अब मुझे बताओ dv क्या है और du क्या है, what is du, what is dv। u क्या होता है मुझे बताओ, u और v क्या होता है। इमेज की यू ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, हाँ और b होता है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हाँ वो तो कब, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, है ना। अब du का मतलब क्या है, du है मतलब अलोंग द एक्सिस, du है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ u किस तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस ही होती है ना। सो du मतलब ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, समझ में आया क्या? हाँ सर। du का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है। हाँ सर। क्योंकि u अलोंग द एक्सिस ही मेजर करते हैं, सो du इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके रिस्पेक्ट में dv क्या है, लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज। सो आ गया ना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, longitudinal magnification means dv by du means length of image upon length of object is equal to क्या आया, minus v square by u square। बट ये कब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, जब बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट हो। जब when object is very very small। समझ में आया क्या, कब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, when object is very 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 small। स्मॉल। ठीक है, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके कंपेयर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है 5 mm और ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 mm और ये डिस्टेंस है 5 mm, फिर करेंगे क्या यूजिंग, नहीं। फिर तो वही वाला मेथड यूज कर लेंगे और उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, कैलकुलेशन टफ कब होगी, जब एक बहुत जब छोटा होगा, डेसिमल वगैरह आएगा। है ना। सो कब वैलिड है ये फॉर्मूला, वैलिड when length of object is very small। तो ये हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये अभी ये आपको खुद से समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। valid when length of object is very small as compared to object distance, as compared to object distance। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब हाँ सर। अब ये क्वेश्चन सोल्व हाँ करेंगे ये। अब इसमें b और u क्या पुट करें, b और u क्या पुट करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट का u है 29.9 और इस पॉइंट का u है 30.1, तो u और v हम पुट करते हैं एवरेज वाला। u और v क्या पुट करते हैं हम,
एवरेज वाला, तो हाँ। एवरेज कितना है? यू एवरेज 30। कितना है? 30। तो यू है -30, ए पे -20, तो बी निकाल लो, -60 आएगा। निकाल चुके हैं ना बहुत बार, के निकाल के बताओ। नहीं सर, वो हो जाएगा इस फॉर्मूले से बी आएगा। हाँ, इसलिए मैं सर। सेम डेटा लेता हूं बार बार, ताकि ये अब ये बार बार थोड़ा करेंगे, हम टाइम बचाना है। ठीक है, तो बी आ गया -60, सो बी आ गया -60 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आया, तो मैग्निफिकेशन यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन निकालो या लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 mm। ठीक है, so length of object at 2 mm is equal to minus b square by u square, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 60 into 60 अपॉन u कितना है? 30 into 30, so माइनस का 4 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो so लेंथ ऑफ इमेज कितना है? -4 into 2 -8 mm। समझ में आ गया क्या सबको? ये आंसर है, मतलब 8 mm की लेंथ बनेगी, और माइनस का मतलब क्या है? इसके अपोजिट ओरिएंटेशन में बनेगी। ठीक है, हेलो सर। यस सर। हाँ बोलो। सर वो ml क्या है? mm मिलीमीटर, mm इज मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं होगा? सर वो वाला नहीं, ये जो बॉक्स में है नीचे। कहाँ पर? ये सर वो नहीं, उसके सर राइट साइड में। ये हाँ सर वो। ml, ml, m is magnification, l means longitudinal। अच्छा ओके सर। इसका नाम है मैग्निफिकेशन, बताता है कितने टाइम्स इमेज है बनी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वाला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, पढ़ा होगा ना आपने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। l मींस लॉन्गिट्यूडिनल, m मींस मैग्निफिकेशन। ओके सर। ठीक है, समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन विभूति? यस सर। देखो आज थोड़ा मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। लिख लिया? डन सर। तो मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक हो गया। अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा मिरर हो तो कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हटा दो ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर तुम्हें लग रहा है आवाज ज्यादा आ रही तो मेरे पास ब्लूटूथ वो है हेडफोन, वो मैं कनेक्ट करूंगा तो शायद कम आवाज आएगी। लेके आऊं क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
अगर ज्यादा आए तो बोल देना, मैं क्या हूँ। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स जैसे एक मिरर है मेरे पास, ये कौन सा मिरर है बताओ? और एक ये दूसरा मिरर, ये मिरर M1 है, मिरर M2 है। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लो। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे 20 सेंटीमीटर पर और इस मिरर से 60 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें फाइनल इमेज बतानी है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसकी क्या बतानी है हमें? देखो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैसे करना है? इसमें हमें बतानी है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, बट वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट में कौन से मिरर से टकरा के जा रही है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 मिरर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M2 मिरर। सो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड कोऑर्डिनेट of image first reflection is on M1। पहला रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है? M1 पर। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बताना है तो ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा। ओरिजिन के बीच में 0,0 ये ओरिजिन, तो इसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं इमेज का बनेगी। अब देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है M1 मिरर ये, तो यहां से मान लो ये, ठीक है, तो इस तरफ पॉजिटिव है। मैंने बताया था आपको, जिधर जाए काम की रेस उधर पॉजिटिव मान लो। जिस तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है उस तरफ पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन है ना। सो अगर मैं M1 के लिए इसकी इमेज कहां बनेगी? M1 के लिए कैलकुलेट करो, पहला रिफ्लेक्शन M1, तो फर्स्ट इमेज बना लो। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था ना, दो मिरर है तो फर्स्ट इमेज बनाओ, फिर वो फर्स्ट इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। पूरी कहानी पता है ना? फर्स्ट मिरर की पहली इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो M1 मिरर के लिए U कितना? इस तरफ पॉजिटिव है तो U इधर है -20। फोकल लेंथ कितना? +20। फोकल लेंथ समझ में आया? उस तरफ है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की, तो +20। तो V होता है UF/U-F। तो ये आएगा U into F करोगे तो -400 आएगा ऊपर, और -20 तो -400 by -40 मतलब +10 आएगा। तो B कितना आ जाएगा? +10। समझ में आया? +10 मतलब उधर ही आएगा। +10 किधर बनेगा? लेफ्ट साइड Right. सर। लेफ्ट साइड, इस तरफ पॉजिटिव है ना। और वैसे भी हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट की सभी इमेज वर्चुअल बनती है। सारे केसेस देखे थे ना हमने, तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि वो टकरा के इधर आएगी तो पीछे बनेगी ना इमेज 10 सेंटीमीटर पर। समझ में आया क्या? तो अब देखो, हाँ सर। इस मिरर में जो रे आ रही है, तो इस मिरर के लिए ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनी।
I1, बट ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी किसके लिए? M2 के लिए, इस मिरर के लिए बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर बनेगी। इस मिरर पे इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद रे से आ रही है, तो ये इधर से आ रही है ना, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये रे यहाँ आ रही, तो अब रे इधर आई तो इस तरफ सब पॉजिटिव M2 के लिए, है कि नहीं? तो मुझे बताओ फॉर M2 मिरर के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो U कितना? U कितना? बोलो। -90। यस, ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो 60 + 20 80 + 10 90, और उसका पॉजिटिव इधर माइनस, तो -90। F कितना? इसका F तो इधर ही है, -20। कॉन्केव मिरर का सेंटर इधर ही होता है, और उस तरफ पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो -20, तो V होगा UF/U - F, मिरर फॉर्मूला। सो UF करोगे तो 1800 ऊपर आएगा, -90, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो V आया 180/7 माइनस, तो टकरा के ये नेगेटिव आएगी। 180/7 नियरली कितना होता है? 30 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, ये टकरा के ये आएगी, इमेज बनेगी फाइनल इमेज। इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, सॉरी y का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और x का कोऑर्डिनेट यहां से काउंट कर लो, ये डिस्टेंस आई 180/7, तो ये कितना है? 60 + 80, 80 में से 180/7 का माइनस करोगे तो यहाँ ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे इसके। समझ में आया क्या? हाँ सर। देखो सर उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना I2 का। हाँ, तो कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है क्या विभूति? हाँ सर, एक बार मतलब समझा नहीं, कोऑर्डिनेट का नहीं समझा। कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0,0, तो अगर कोई चीज यहाँ पर है, तो मान लो यहाँ से 5 मीटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,0, है ना? ये चीज हाँ पता यस है? सर, यस सर। तो अब मुझे ये x एक्सिस है, ये 0,0 मतलब ये x एक्सिस है, ऊपर y की इमेज तो x एक्सिस पे बन गई, तो अगर ये डिस्टेंस पता लग जाए तो वही कोऑर्डिनेट होगा इसका। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो ये x है, तो x कैसे निकालेंगे? ये टोटल कितना? 60, यहाँ 0,0, तो यहाँ पर 80,0 है ना? 60 + 80, अब हाँ 180/7 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट इस जगह निकाल लो। 80 × 7 कितना होगा? 8 × 7 560 - 180, 480/7 आएगा, ठीक है? हाँ सर। ये वाला भी बता दीजिए ना सर। ये कनकेव मिरर के लिए जो आपने F लिखा है हाँ वो माइनस लिखा है और इसके लिए प्लस। यस, बता दो। देखो ये वाला जो मिरर है, देखो ये स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है? स्फेरिकल Spherical। मिरर स्फीयर से कट होता है, तो ये वाला जो स्फीयर से कट हुआ होगा वो ऐसा है, और ये मिरर ऐसा है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, है ना? तो इसका फोकस ये सेंटर होता है, और बीच में होता है फोकस, और ये होती है फोकल लेंथ, जो कि है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20। अब देखो इस तरफ की सारी डिस्टेंस सारी पोल से मेजर होती है, तो इसका फोकस है इधर, कितने? 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका फोकस। तो इस
ये 20 सेंटीमीटर है और इस तरफ की सारी डिस्टेंस प्लस है, ये साइन कन्वेंशन। जिस तरफ रेस जाती है उस तरफ डिस्टेंस प्लस लेनी है, प्लस है, यस सर। तो ये प्लस आ गया। अब इस मिरर के लिए रेस इधर से आ रही है तो इस तरफ प्लस है, यस बट सर। इसका फोकस तो इधर ही होगा क्योंकि ये मिरर ऐसा मुड़ा हुआ है ना, तो फोकस इधर होगा सेंटर की तरफ, हाँ तो इसका माइनस हो गया। ठीक है, यस सर, समझा। कॉन्वेक्स का हमेशा प्लस होता है और कॉन्केव का हमेशा माइनस होता है। यस सर, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. हटा दूं? हो गया? यस सर। हटा दूं ना? यस सर। तो और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस सेम रखी थी, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही था। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस भी अलग हो जाए दोनों मिरर की, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ना हो तो भी कर सकते हैं, तो वैसा करते हैं। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है मान लो, ये मिरर M1 है, ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। एक और मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस दूसरा बेस, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे। इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये M2 मिरर है, क्वेश्चन वही है, कोऑर्डिनेट बताने हैं।
direction. First is on M1. इसको 0,01 ट्राई करोगे या मैं बताऊं ये वाला कंसेप्ट वही है सर ट्राई कर रहे हैं सर ट्राई करेंगे। जीरो को जीरो इसको मान इसको भी फाइनली इसको इसके मिरर के गोल को मान
चलो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो सर। देखो पहला रिफ्लेक्शन मिरर पे आएगा, रेड डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैलकुलेट हमें मिरर फॉर्मूला आता है। सो फॉर m1 मिरर, पहला रिफ्लेक्शन किसका आ रहा है? मिरर m1 पर। तो यहां से इधर आएगा, तो इस तरफ सब पॉजिटिव होगा, है ना? सो इस तरफ सब पॉजिटिव है। u कितना? -30, f कितना? -20, तो v कितना होगा? ये होगा, बहुत बार निकाल चुके हम, ये आया होगा, यस सर। है ना? अब भी आ रहा है। तो इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितनी दूर बनेगी? 60 सेंटीमीटर। बट कहां बनेगी? यहां बनेगी, यहां बनेगी, किधर बनेगी? उसके लिए हाइट ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। तो पता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है -v/e। ये होता है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग से लिख लो, कितना है? 2 सेंटीमीटर। हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे मेजर करते हैं, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो जिस मिरर की बात कर रहे हैं उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखो 2, और v कितना है? -60 अपॉन u कितना है? -30। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया -2। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है? -4 सेंटीमीटर। मतलब अपोजिट साइड बनी है 60 सेंटीमीटर पे बनी है और 4 सेंटीमीटर नीचे बनी है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां से 30 + 30, मतलब इधर कहीं बनी इस लाइन पर। यहां से 60 सेंटीमीटर पे बनी, ये 2 है, इससे इस वाले पॉइंट से 4 सेंटीमीटर नीचे बनी। कितने नीचे बनी? 4 सेंटीमीटर, है ना? और यहां से 60 है, तो यहां से कितना होगा? टोटल है 80, तो यहां से होगा 20 सेंटीमीटर, है ना? यस। अब ये I1 है, ये I1 है, ये सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। हाँ सर। तो सेकंड मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कहां है? ये ब्लू वाली। यस तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको आप ऑब्जेक्ट मान लो, कितना नीचे? 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। हाँ, 4 - 1 सेंटीमीटर। ये 4, ये 1 गया, तो ये टोटल 3 सेंटीमीटर। सो फॉर मिरर M2 भी लिख लेते हैं सब। फॉर M2 मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, -3 या +3? -3। -3, नीचे की तरफ नेगेटिव, -3 सेंटीमीटर। u कितना है? अब रे इधर से इधर जाएगी, ठीक है? सो u कितना? 20 u -20। -20 ना, u उस तरफ पॉजिटिव है। हाँ सर। f कितना? f -20। +20 ना? +20। हाँ सर, हाँ सर, +20। उधर की तरफ फोकस, +20। तो b कितना है? uf अपॉन u माइनस f, तो -400 अपॉन -40, तो 10 सेंटीमीटर आया। तो 10 सेंटीमीटर उधर बनेगी इमेज, कितना? 10 सेंटीमीटर उधर, और कहां? ऊपर नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे? उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? -3 इज इक्वल टू -p, p कितना है? 10 अपॉन u कितना है? -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो हाइट ऑफ इमेज आया 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर माइनस।
तो इमेज भी नीचे बनी, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से पर 10 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पर फाइनल इमेज बनी, ठीक है। सो ये तो 10 सेंटीमीटर हुआ और ये 1.5 सेंटीमीटर नीचे हुआ, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट क्या होंगे फाइनल इमेज के? उस तरफ ओरिजिन से उस तरफ x है -10, तो -10 और y है नीचे, तो वो y नीचे भी माइनस होता है, तो -1.5 ये आंसर है। ये आया क्या? सर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि जैसे अभी तो जब हमने सॉल्व किया तो हमने हाइट ऑफ इमेज को 3 ले लिया और फिर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनी, तो प्रिंसिपल हम एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को बेस लेते हुए बनी। हाँ, बट इस मिरर के लिए कैलकुलेशन करोगे तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अलग है, दोनों की सेम होती तो सेम ले सकते, अलग अलग है तो अलग ही लेते। अच्छा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड वाले मिरर के लिए 4 ले लें और फिर जो आंसर आए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें जो भी उसकी हाइट बन रही है? मेरे ख्याल से अलग आएगा। तुम तो जो हमने सीखा वैसे ही करो ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से निकालो, सिंपल सी बात है। हाँ मेरे ख्याल से अलग आएगा, कैलकुलेट करके देखा क्या तुमने? ठीक है। गलत ही आएगा मेरे ख्याल से, इसलिए कांसेप्ट यही है कि जो भी ये फॉर्मूले सब कहां से वैलिड है? प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो इसकी ठीक प्रिंसिपल अलग है। ठीक है सर। एक और देता हूं, चलो लिख लो ये। Done, sir. डन। एक और कर लेते हैं। ये मेरा रेंबो है।
2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लोकेशन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर 20 M1 पे फर्स्ट सेम M1 मिरर में फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेना है, फाइंड आउट द इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, ये बोल रहे हैं फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन M1, निकालो। हो गया? सर 1 मिनट बस, आई थिंक हो गया, 1 मिनट। सर इसका आंसर -30, -1 होगा क्या? देखते हैं, आंसर नहीं पता उसका। करूँ मैं शुरू?
चलो देखते हैं M1 मिरर के लिए U कितना, इस तरफ पॉजिटिव, M1 मिरर सबसे पहले रिफ्लेक्शन M1 पे होगा तो U कितना -20, F कितना F is +20, तो V10 आएगा क्या, हाँ सर। है ना, तो V10 आएगा इसका। तो मतलब इमेज, और इमेज का बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी इमेज, मतलब रे ऐसे आई, ठीक है, या फिर इधर रहेगा, रे ऐसे आई और ऐसे इस पे गई, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये फर्स्ट इमेज बनी, ठीक है, ये फर्स्ट इमेज बनी है। अब देखो, अब ये इमेज जो है इस मिरर की ऑब्जेक्ट बन गई, सेकंड मिरर के लिए व्यू वाले मिरर, ये ऑब्जेक्ट बन गई और ये यहाँ पर है, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, 2 सेंटीमीटर हाइट हो गई। 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो M2 मिरर के लिए अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, M2 मिरर के लिए U कितना होगा, रेज इधर आई तो इस तरफ प्लस, तो U उधर इधर 30 + 20 50 प्लस 10 -60। 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ -60। -60, ठीक है, F कितना, F भी उधर -20, ठीक है, -20। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 2 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, समझ में आया क्या, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, V कितना आ गया 1200 अपॉन 40 -40, है ना, तो -30 आएगा, -30। V आया -30, मतलब इससे यहाँ इस लाइन पे कहीं बनी, अब कितना नीचे बनी वो निकालना पड़ेगा, कितना नीचे है ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन निकालना। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस और v कितना है -30, तो ये -30 अपॉन u कितना है -60, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज आया -1 सेंटीमीटर, मतलब नीचे बनाया -30 का। नीचे बना, तो इमेज बनी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पर फाइनल इमेज बनी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे, तो किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या, इधर से तो 30 इधर, तो कोऑर्डिनेट होंगे -30 कोमा ये इससे 1 सेंटीमीटर नीचे, तो y में -1, ये आया था ना आंसर, हाँ सर यही आया था। सर डाउट है आप पूछो। सर, वो आपने नीचे काय को लिया, मतलब M1 मिरर का जब आपने रिफ्लेक्शन निकाला, मतलब इमेज निकाला इमेज, हाँ तो आपने वो रे को नीचे से क्यों लिया सर? देखो, इमेज बनाने के लिए तो बहुत सारी रेस लगती है ना, इमेज कितनी रेस से बनती है, बहुत सारी, बट हम ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। अब देखो वो नीचे से क्यों लिया, ऊपर वाली रेस पे जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना इमेज नहीं बनेगी, नीचे बनी जाएगी, समझ में आया, यस सर। ऊपर वाली रे उस पे गिर नहीं रही, इसलिए मैंने दिखाने के लिए, वैसे तो मैं रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो भी आंसर ला सकते हैं, दिखाने के लिए मैंने कि हाँ इधर बनी वर्चुअल इमेज, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इससे बन के आया है, इसलिए, ठीक है, ये यस वाली सर। सारी रेस तो रहेंगी ना, इधर वाली सारी रेस तो उस पे रहेंगी, तो वो इमेज बनाएंगे, ऊपर वाली ऊपर से निकल जाएगी।
यस सर। हाँ सर। हटा दो तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। हाँ सर। चलो एक टॉपिक और बचा है इसमें, स्फेरिकल मिरर्स में। न्यूटन्स फॉर्मूला लिखो, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन हर जगह होता है, यहाँ पर भी। न्यूटन्स फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल चीज है, तो 2 मिनट का टॉपिक। न्यूटन्स फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एक बार प्रूफ कर लेते हैं। जैसे अगेन ये फॉर्मूला मेरा लेता हूं मैं। मान लो इसकी फोकल लेंथ है f, यहाँ से आता है डिस्टेंस। मान लो फोकस से ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस पर और इमेज बनी y डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ से गिवन है? पोल से नहीं गिवन है, x y फोकस से गिवन है। कभी कभी फोकस से दे दिया जाए, मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x, तो आपसे पूछा इमेज की डिस्टेंस फोकस से कितनी दूर बनेगी, है ना? तो उसी पर बेस्ड ये फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ, अगर फोकल लेंथ f है तो u कितना हो इस केस में? f प्लस x माइनस में, है ना? यस सर। तो u हुआ माइनस में x प्लस f और v हुआ माइनस में y प्लस f। समझ में आया? यस सर। तो हमें पता है मेरा फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो 1/v, तो 1/v की जगह लिख देंगे माइनस में 1/y प्लस f, यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस में 1/x प्लस f। तो फोकल लेंथ भी इसकी माइनस ही होती है, तो 1/ माइनस में माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो इधर, y प्लस f into x plus f, तो इधर आएगा x plus f प्लस आएगा y plus f, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं, x plus y plus 2f into f इज इक्वल टू इधर आएगा, तो ये बन जाएगा xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर ला रहा हूं। ठीक है, xy प्लस yf प्लस fx या xf प्लस f स्क्वायर। ठीक है, अभी ओपन करो, तो xf प्लस yf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये सेम चीज रहेगी, तो xf से xf कैंसिल, yf से yf कैंसिल, तो क्या बचा इधर xy प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर। सो xy और f स्क्वायर अंदर जाएगा तो बचेगा f स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा है क्या पहले कभी? नहीं सर। 12th में नहीं देखा? ये तो बोर्ड में भी आता है। हाँ सर, ये याद था, नहीं देखा सर, है। याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं, अब तो देख ले। सो ये फॉर्मूला देखो, क्या किस तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जैसे इसमें कि इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इज दिस मच, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम फोकस इज दिस मच, फाइंड द फोकल लेंथ। तो इसमें पुट कर दो x और y की वैल्यू f आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। लिखो, ठीक है। वरना क्या करोगे, u को मानोगे, जैसे x दिया है 5 और y दिया है 10, तो u को मानोगे 10 प्लस f, v को मानोगे 10, u को मानोगे 5 प्लस f, v को मानोगे 10 प्लस f, फिर इसमें पुट करके सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा। तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दो 10 into 5 is equal to f square, तो f की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है,
डन सर। डन। सो रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन हमने प्लेन मिरर कर लिया, स्फेरिकल मिरर कर लिया, ठीक है। अब लिखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बेसिक पता है ना? जब लाइट रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम में होता है, ओपेक या ट्रांसपेरेंट? रिफ्लेक्शन कौन सी मीडियम में होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट सर। ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा तभी लाइट उस मीडियम में जाएगी और डेविएट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, उस वजह से वो बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराती है, वो मीडियम होता है ओपेक, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, वाटर, ठीक है। तो इस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकती है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम? व्हिच अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट, व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो जब लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्पीड में कितने चेंजेस आते हैं उसके लिए हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स speed of light in vacuum upon speed of light in the medium. हाँ, ये तो फॉर्मूला है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि किस मीडियम में स्पीड किस फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है। जैसे एयर का तो 1 होता है, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। अब जैसे किसी एक मीडियम मैंने लिया ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो इसका मतलब है कि उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 2 है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है हाफ। समझ में आया क्या? तो मैं पूछता हूं ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 1/3. 1/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? इट इज अ फैक्टर व्हिच टेल्स यू अबाउट हाउ मच इज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन अ पर्टिकुलर मीडियम। किस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी इन अ पर्टिकुलर मीडियम, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। चाहे तो लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, या फिर डेफिनेशन नहीं इसको ऐसे लिख लो, द फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, रिफ्रैक्शन के नीचे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द फैक्टर by which speed of light, the factor by which speed of light decreases in a medium. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है V of any medium is equal to the C upon N. N is refractive index. C is speed of light. C is 3 into 10⁸ meter per second in air or vacuum. So इस फैक्टर से मतलब स्पीड ऑफ लाइट इतनी है उसमें n का डिवाइड कर दो, जो भी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे डिवाइड कर दो तो उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ हाँ सर. सर. Okay. So on the basis of speed of light, there are two types of medium: rare and medium, denser medium. पता ही होगा, पता है ना rare and medium क्या होता है, denser medium क्या होता है? हाँ सर. हाँ सर. बेसिक का रिवाइज करा देता हूँ। So जब भी rare and medium से denser medium में जाती है, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है नॉर्मल, ये है rare and medium, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज्यादा होता है, मींस उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ये सब पता है ना? डेंसर मीडियम हाँ, जिसमें सर. लाइट स्लो चलती है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे सर. मीडियम में लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है,
और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस पाथ पे वो जा रही थी उससे कितना बेंड हुई उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया क्या? डेल्टा। हाँ ठीक है। हाँ अभी सर। इसमें डेविएट हुई ये कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर लाइट है टेंशन से मिरर मीडियम में आती है, मींस जिसमें स्पीड ऑफ लाइट उसकी बढ़ जाती है। जैसे इस मीडियम में आएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे स्पीड बढ़ती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जिस पाथ पे वो जा रही थी वो ये वाला पाथ था। कितना डेविएट हुई? इतना। इधर से जाना था इधर चली गई तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? और एक स्पेशल केस तो पता ही होगा कि अगर रे नॉर्मली आती है तो सीधी की सीधी चली जाती है विदाउट डेविएशन। ठीक Yes, है। sir. देख लिया? सारा अब जैसे मान लो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v1, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, है ना? तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? v1 इज इक्वल टू c by n1। ऐसे लिख सकता हूं ना? ये v1 इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट का इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन होगा? v1 is equal to c by n1। समझ में आया कि नहीं आया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। वैसे ही इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट का इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन होगा? v2 is equal to c by n2। समझ में आया? सो यहां हाँ, से सर। मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय फर्स्ट अगर मैं करूं तो v2 by v1 क्या है? c से c2 कैंसिल हो जाएगा, n1 by n2 है। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो इसको देख के मैं बोल सकता हूं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसको देख के बोल सकता हूं मैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देखो उल्टा लिखा हुआ है v2 by v1 is equal to n1 by n2। और वैसे भी हमें पता ही है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, n ज्यादा तो v कम। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब देखो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको वेव्स के बारे में जब पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है। लाइट इज ए वेव होती है, पढ़ा था ना आपने? नया आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी ना? हाँ सर मैंने देखी रिकॉर्डिंग। ओके। सो v इज इक्वल टू, अच्छा v2 की और चीज हम जो ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, सो अगर आप तो कंटिन्यू करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, पुराने लेक्चर्स। सो Yes, v sir. इज इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि v तो क्या होती है? स्पीड ऑफ वेव, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ वेव। ये सब मैंने बताया था आपको।
सभी वेव की मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से चेंज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब बताया था मैंने। तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर, और वो कलर कोई भी फ्रीक्वेंसी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ये रिक्वायर है ना, वरना लिखवाऊं हाँ नहीं सर, लिखवाया हुआ है कि कलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता तो है, जैसे तो सेम रहता है। हाँ ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ठीक है। सो जैसे ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आई तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में थी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगी, f1 f2 अलग अलग नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट स्पीड चेंज हो गई, v1 से v2 हो गई, तो उसके हिसाब से वेवलेंथ भी चेंज ही होगा ना। हाँ सर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, v1 इज इक्वल टू f लैम्डा 1, वैसे v2 इज इक्वल टू f लैम्डा 2, ऐसे लिखूंगा, f तो सेम ही। हाँ सर। तो v2 by v1 लिखूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा 2 by लैम्डा, ये आएगा। ये आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम की, ये मीडियम 2 की स्पीड, ये मीडियम 1 की स्पीड, ये मीडियम 2 में वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये मीडियम 1 में वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है, अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए, अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, तभी तो इक्वल रहेगा, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए तो वेवलेंथ भी कम होगी। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड कम होती है, तो बताओ वेवलेंथ कम होती है या बढ़ती है? तो वेवलेंथ भी कम होती है। मान लो स्पीड ऑफ लाइट हाफ हो जाए तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कुछ चेंज नहीं होती। अगर ये हाफ हो जाए तो इसको भी हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती। मान लो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए तो वेवलेंथ को भी बढ़ना पड़ेगा। सो सेम जो फंडा आपको याद है रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर का स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सेम फंडा वेवलेंथ के लिए भी याद रख लो। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से लिख सकता हूं कि n2 by n1 is equal to n1 by n2 is equal to lambda 2 by lambda 1, ऐसे लिख सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से मैं वेवलेंथ का रेशियो भी तो बना सकता हूं। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। हाँ यस सर। तो इसको देख के मैं लिख सकता हूं कि n is inversely proportional to lambda, जैसे n is inversely proportional to v होता है या v inversely proportional to l होता है, तो lambda या तो ऐसे लिख लो lambda is inversely proportional to l, ये लिख के रखो। इसका क्या काम होगा वो बाद में आएगा ये काम पे। जैसे मान लो आपको दो वेव की वेवलेंथ गिवन है या फिर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अलग अलग मीडियम में, एक मीडियम की वेवलेंथ गिवन है तो दूसरे मीडियम की वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला लगा दो, n1 n2 गिवन है और लैम्डा 1 गिवन है तो लैम्डा 2 निकाल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ ये सर। फॉर्मूला समझ में आया? डन सर। Okay, now write down
relative refractive index. Relative refractive index. We know that refractive index of any medium is equal to C upon V of medium. ऐसे निकालते हैं। Yes sir. जैसे मान लो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है c/2, तो c upon c/2, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2, है ना? यस मान सर। लो मीडियम में c/2, तो c/2 यहाँ रखेंगे, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? 2। ठीक है? Yes sir. सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट। ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में निकालने को देता है आपको? Speed of light and vacuum. हाँ, तो इसको बोलते हैं जब भी ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। जैसे मैंने बोला ग्लास का होता है 1.5, तो वो एब्सोल्यूट है, वो एयर के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? कैसे आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होता है 2 × 10⁸। तो ये आ गया 3/2। तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला। समझ में आया? सो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर कोई और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना हो, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो या हमें निकालना हो, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगेन ये मीडियम वाले, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। इसमें v1 की स्पीड से आ रही लाइट, इसमें v2 की स्पीड से आ रही, तो n1 को क्या लिख सकता हूं मैं? c अपॉन v1। n2 को क्या लिख सकता हूं? c अपॉन v2। ये लिख सकता हूं ना? यस सर। है ना? अब देखो, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1। इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1। ऐसे 2 मतलब जिसका पूछा है उसको पहले लिखना है, और 1 मतलब जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछा है। अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट, वो ऊपर लिखा हुआ है देखो c/v। समझ में आया? और अगर यहाँ मैंने 1 लिख दिया तो किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम वाले। समझ में आया? तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम लिखते हैं तो c/v2 लिखते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v1/v2। ये लिखेंगे ना? Yes sir. अगर Yes, एयर लिखते हैं तो उसकी स्पीड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो मीडियम 1 की स्पीड में डिवाइड करेंगे, c में थोड़ा डिवाइड करेंगे। समझ में आया? हाँ सर। और हमें पता है v1/v2 करोगे तो n2/n1 आएगा, मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n2/n1। सो या आप दोनों फॉर्मूले या तो v1/v2 कर दो या फिर n2/n1 कर दो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा n2/n1।
ये एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू ए रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर, तो वाटर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्लास होता है 3/2 अपॉन 4/3, तो ये कितना आएगा 9/8 आंसर है। समझ में आया? वैसे मैंने उल्टा पूछा, मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको लिखेंगे कैसे n12 है ना, तो क्या बन जाएगा n1 अपॉन n2। समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। या फिर v2 अपॉन v1, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, लिख लो। ये लिख लेना, ग्लास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है, ये सब याद होना चाहिए ना। हाँ सर। अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 9/8, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा 8/9। 8/9। ये देखो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, n21 n2/n1 है तो n12 n1/n2 हो गया। डन सर। अब लिखो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो फर्स्ट लॉ को तो हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। पढ़ा होगा शायद आपने। स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो आपने जैसे भी याद किया हो, अब वो सब भूल जाओ, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। जब भी लाइट में जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, तो इस पे जब भी हमें स्नेल्स लॉ लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, मैं जो बता रहा हूं वैसे याद रखना है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, तो लिखो n1 इनटू जो भी इस मीडियम का एंगल गिवन है, जैसे i n1 sin i इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 sin r। ठीक है, n1 sin i इज इक्वल टू, इसका प्रूफ हमने वे ऑफ एक्स में पढ़ा होगा, आपने वेव फ्रंट की हेल्प से करते हैं इसका प्रूफ क्लास 12 में। ठीक है, हाँ सर। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, है ना। सो ये आपको याद रखना है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 by n1 is equal to sin i
by sin r, ऐसे भी लिख सकते हैं n2 by n1 होगा v1 by v2, होगा कि नहीं होगा, इनवर्स होगा ना v1 by v2, या फिर ये होगा लैम्बडा 1 by लैम्बडा 2। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके इक्वल आप कर सकते हो, मैं बेसिक फॉर्मूला ये याद है, ठीक है, लिख लो। डन सर। डन। ट्यूशन करते हैं इसको। Find angle of deviation. सर 30 डिग्री Clockwise and anti-clockwise. clockwise ये डेंसर मीडियम में जा रही है, इस तरफ की बेंड होगी, हमें निकालना है ये एंगल और ये होगा डेविएशन, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सो स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, n1 sin i is equal to n2 sin r। सो n1 कितना है, एयर का 1 होता है, sin 60 is equal to n2 कितना है, √3 sin r। sin 60 होता है √3/2 is equal to √3 sin r। √3 से √3 कैंसिल, तो r is equal to आ गया 30 डिग्री। समझ में आया, sin r is equal to 1/2 मतलब r is equal to आ गया 30 डिग्री। तो डेविएशन कितना हुआ, ये टोटल था 60 डिग्री, ये आया 30 डिग्री, तो मतलब रे इधर बेंड हुई, कितने डिग्री से बेंड हुई, 30 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया क्या? हाँ सर। हटा दो, हटा दो। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये एक स्फेरिकल मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। यहाँ से 60 डिग्री पर एक रे आ रही है, इसके अंदर जाएगी। हमें बताना है फाइंड आउट द नेट डेविएशन, फाइंड आउट द नेट डेविएशन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3। किसी भी सर्कुलर सरफेस पर नॉर्मल कहां से पास करता है, सर्कुलर या स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल बनाओ आप, तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। सेंटर से। तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 बार एंगल डेविएट होगी, तो दोनों बार आपको ऐड करना है और फाइनल नेट डेविएशन पता है। ठीक है, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, 5 to 10 मिनट्स में करो, ये मैं आता हूँ 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट में आता हूँ।